Good morning, student. Am I audible? Yes, ma'am. Can you see the screen? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let's see what we have done. I think second chapter start किया था हम लोगों ने, right? Yes. This one we have started. Yes or no? What is demand? या फिर हम लोगों ने वो ये देखा था इक्वेशन वगैरह क्या रहता है वो देखा था. Yes, ma'am. ये वाला अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था. No, ma'am. डिमांड हो गया ना अपना. सप्लाई आई थिंक हम लोगों को स्टार्ट करना है. ये वाला स्टार्ट करना. शिफ्ट इन द डिमांड को, चेंजेस, मूवमेंट अलोंग द डिमांड को मैंने पढ़ाया था ना. ये आप लोगों को भूल गए क्या इतनी जल्दी? अभी तुम लोग सामने नहीं रहते, सबको एक एक फटका मिलता अच्छे से एकदम, है ना. बच गए तुम लोग. इस बार मिलने वाले हम लोग. वैसे भी नवंबर से वैसे भी कॉलेज स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन. तो तभी तुम लोगों को बराबर जितना भी बाकी हुआ रहेगा ना, जितना ये तुम लोग ऑनलाइन में जितना मस्ती करोगे, आंसर नहीं दोगे, कुछ भी गलत सलत बोलोगे, है ना, वो सब चीज का हम लोग एक ही दिन पे, एक दिन स्पेशली स्लैप डे रखेंगे तुम लोगों के लिए, जहाँ पे टीचर्स लोग बहुत मारेंगे स्टूडेंट को. अच्छा डे रहेगा ना ये सेलिब्रेशन के लिए. यस मैम. और उस दिन पे अगर कोई एब्सेंट रहेगा ना तो उसको और ज्यादा फटके मिलेंगे. ऐसा भी डे रखेंगे फिर. चलो मैं तुम लोगों के लिए स्पेशली प्लान करती हूँ, ऐसा एक डे रखती हूँ. जो जो लोग ज्यादा मस्ती करेंगे, जिनका ज्यादा कंप्लेंट रहेगा, वो सबका मैं रिकॉर्ड लिखते रहूंगी. और जब मिलेंगे तभी सबको मारेंगे. वो मतलब मेरा बहुत सारे महीने का मतलब हाथ सफाई बाकी रहेगा, वो एक दिन में मैं कर लूंगी. ठीक है. मैम, हाँ. यस. मुस्कान. मैम आज का मेरा फर्स्ट लेक्चर है. मुस्कान मैंने तेरे को फर्स्ट लेक्चर में ही डरा दिया लगता है. यस मुस्कान. नहीं मैम. ओके ओके ओके. चलो वेलकम मुस्कान. मुस्कान को वेलकम करेंगे हम लोग. उसका आज फर्स्ट लेक्चर है. बहुत लेट लेट एडमिशन लिया, इसके लिए और भी अप्रिशिएट करेंगे, है ना मुस्कान. इतना लेट कोई एडमिशन लेता है कभी? हाँ. मैम थोड़ा डाला. ओके ओके ओके. ठीक है. अभी भी देखो, अभी भी चालू. आई थिंक 15 या 16 तारीख तक चालू रहेगा. अगर कोई आपके फ्रेंड्स लोगों का बाकी रहेगा ना एडमिशन, जिन्होंने नहीं लिया रहेगा, बोलो उनको जल्दी से लेने के लिए. अदरवाइज अगर आपको उनको पता नहीं कैसे गाइड करना है तो एटलीस्ट मेरा नंबर दे के रखिए, मैं उनको बराबर गाइड करूंगी. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके. चलो विल स्टार्ट विद द सप्लाई. मारने वाला बात मैं थोड़ा टाइम के बाद तुम लोगों का लेके, ऐसे सोचो मत मैंने टॉपिक डाइवर्ट करी तो मैं भूल गई हूँ. मुझे अभी भी ध्यान में है तुम लोगों को फटके देने करके. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द सप्लाई. सप्लाई तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में. बट फिर से एक और यही सेम है जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना. इट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक दैट. तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये फटाफट फटाफट तुम लोग मुझे उसका आंसर दोगे, ना कि मैं एक्सप्लेन करते बैठूंगी. चलो. सो व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द सप्लाई, सप्लाई ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आंसर में बात करनी चाहिए? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से? बोलो. Producer. यस. वेरी गुड. ठीक है. वी हैव टू टॉक फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे सप्लाई करने वाला कौन रहता है? प्रोड्यूसर ही रहता है. अगर प्रोड्यूसर को सप्लाई करना है तो वो क्या सिचुएशन पे सप्लाई करेगा? उसको जब प्रॉफिट रहेगा, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा तो वो सप्लाई करेगा, या उसको जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा तो भी वो सप्लाई करेगा? क्या लगता है आप लोगों को कब एक प्रोड्यूसर सप्लाई? Profit रहेगा तभी. यस. जब उसको Supply प्रॉफिट करेगा. रहेगा तभी वो सप्लाई करेगा. ठीक है. अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो उसकी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए उसके लिए? कम होना चाहिए. काम. कम मैम होना चाहिए. स्टार्टिंग में कम होना चाहिए. क्या क्या नितिन? मैम स्टार्टिंग में कम होना चाहिए. हाँ स्टार्टिंग में कम होना चाहिए, दैट्स ओके. लेकिन एक्चुअली वो कम भी रखेगा स्टार्टिंग में, और वो लॉस मतलब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा भी वो अगर रिकवर नहीं कर पाएगा तो क्या मीनिंग है फिर वहां पे सेल करने का? आई गेटिंग मी? मैम स्टार्टिंग में मतलब Cost अपने of प्राइस production से थोड़ा. हाँ. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से थोड़ा ज्यादा चाहिए उसको, थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए इनकम. ओके. अदरवाइज पता लग गया कि लोगों को आदत लगी और अचानक से मतलब तुम्हारा कमोडिटी मार्केट में आ गया और तुम लोगों ने सोचा कि नहीं चलो दिस टाइम अगर मुझे
लॉस भी रहेगा तो भी चलेगा करके, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कमोडिटी को कम प्राइस में सेल कर दिया। लेकिन मार्केट में आने के बाद में पीपल, द न्यू प्रोड्यूसर आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर कमोडिटी एंड हाउ मच इट इज हैविंग द डिमांड। तो बाकी प्रोड्यूसर क्या करेंगे, फिर आपके जैसा ही कोई अल्टरनेटिव कमोडिटी बना के रखेंगे। देन अगेन योर डिमांड, मतलब जो टाइम आप सोचोगे कि नहीं अभी ये टाइम पे मुझे प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, तो वो टाइम पे आप उतना नहीं कर पाओगे। इसके लिए जब आप इनिशियली भी भले कम प्राइस रखते हो, लेकिन प्राइस ऐसे रखना चाहिए कि जिसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा पैसा मिलना ही चाहिए। ओके, मतलब जितना पैसा आपने खर्च किया उससे थोड़ा तो ज्यादा मिलना चाहिए। अदरवाइज कितना महीना आप लोग मतलब जीरो बजट पे काम करोगे। जीरो बजट इन द सेंस लाइक जितना पैसा खर्च किया उतना ही आपको मिल रहा है, तो वहां पे ना प्रॉफिट है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं रहेगा ना, मतलब आपको कुछ भी अर्निंग नहीं है वहां पे। ओके, so therefore when we talk about the supplier point of view, so it is always like when the price of the commodity are high, at that time the supplier or the producer will going to supply more commodity। क्यों करेगा वो ज्यादा commodity supply? Because he knows that the price of his commodity is little higher, and if his commodity will going to sell, then definitely he will going to earn the maximum profit। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो सप्लाई कब करते हैं ज्यादा, जब वो कमोडिटी का प्राइस मार्केट में ज्यादा रहेगा। सप्लाई ऑब्वियसली स्टॉक से होता है कि उसके पास उतना स्टॉक तो होना चाहिए सप्लाई करने के लिए, वेरी ट्रू। ठीक है, उसके पास उतना प्रोडक्शन तो होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए भी उसको मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, कि प्राइस कितना है, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर उस कमोडिटी का प्राइस मार्केट में ज्यादा रहेगा, then it will motivate him to produce maximum commodity। Okay student, able to understand? तो अभी मुझे ये बताओ कि अगर प्राइस ज्यादा रहेगा तो सप्लाई ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? What do you all say? अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है, मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके कमोडिटी का अगर प्राइस ज्यादा है मार्केट में, तो वो क्या करेगा, सप्लाई ज्यादा करेगा या कम करेगा? सप्लाई कम कम करेगा मैम। करेगा। तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो लगता है। तुम्हारा कमोडिटी है, तुम्हारे कमोडिटी के लिए मार्केट में लोग ज्यादा प्राइस पे खरीद रहे हो, तो तुम लोग क्या कम सप्लाई करोगे वहां पे? नो मैम। तो ज्यादा सप्लाई तुम लोग ऐसे बिजनेस करोगे ना तो पूरा लॉस में रहने वाले हो। कोई बिजनेस में नहीं जाएगा। चुपचाप से बैंक का पढ़ाई करो और बैंक पे चले जाओ, लेकिन बैंक में भी किसी को कम पैसा मत दे देना, ठीक है? मैम। बट मैम देखेंगे कि लोग उस मतलब उस कमोडिटी को ले रहे हैं कि नहीं ज्यादातर, फिर उसके हिसाब से करेंगे ना। हाँ, वो बात की बात है, लेकिन तुझे जब तूने प्रोडक्शन किया है, तूने अगर कुछ मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया खर्चा करके तूने प्रोडक्शन किया है, तो ऑब्वियसली ना तू सोचेगा ना कि मुझे 2 लाख का कम से कम उसके ऊपर ज्यादा 50,000 तो मिलना चाहिए, क्योंकि तूने जितना बनाया उतना सेल होगा जरूरी नहीं है। अब जैसे कि अगर आप लोग पता नहीं, मतलब आपके घर में कोई किसी ने कभी बिजनेस किया है या नहीं, यार आपने कभी आपके आजू बाजू में कभी देखा है नहीं? चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं वड़ा पाव सेलर की। ठीक है, सबको भूख लग जाएगी सुबह सुबह। चलो वड़ा पाव सेलर है, वड़ा पाव तुम लोग मतलब किसी ने बनाया हुआ है, उसने बनाया 50 वड़ा पाव। ठीक है, रात के 10 बजे तक वो 50 वड़ा पाव में से उसका 45 वड़ा पाव ही सेल हुआ। अभी 5 वड़ा पाव वो क्या करेगा, खुद खा लेगा। बराबर है? बराबर है या नहीं? यस। ठीक है, हाँ। और उसको एक वड़ा पाव बनाते वक्त उसको 5 कितना, सपोज 10-10 रुपए का खर्चा हुआ, मतलब पूरा पाव लेके वो पूरा मटेरियल बना के गैस का उसका सबका खर्चा मिला के उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर वड़ा पाव हैज बिकम 10। तो उस टाइम पे उसने वो 10 रुपए में ही सेल करना चाहिए या 15 रुपए में सेल करना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? 15 रुपया। 15 हाँ, जब जब खुद पे आई तो कैसे बराबर बोला कि ज्यादा प्राइस पे सेल करना चाहिए, और दूसरे प्रोड्यूसर के लिए बोल रहे नहीं नहीं नहीं, कम प्राइस पे सेल करना चाहिए। बोले तभी भी तुम लोग तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हो। बहुत चीटर हो तुम लोग। हाँ, बिल्कुल अच्छे कंज्यूमर सॉरी नहीं हो, मैम। सबको लॉस में डालने वाले कंज्यूमर हो तुम लोग। बोले तुम लोगों का अच्छा, अपने कॉलेज में वैसे भी स्टॉल वगैरह लगाते हैं, मतलब जब ऐसे पीवीआई का जब इवेंट रहेगा ना उस टाइम पे तुम लोगों के लिए स्टॉल लगाएंगे।
ठीक है, तुम लोगों को स्टॉल पे मैं बिठाऊंगी, मतलब तुम लोगों को ही करना है, मतलब तुम लोग ही कुछ सामान लेके आओगे, तुम लोग ही सेल करोगे, एक दिन का रहता है इसे। तो तभी देखना, तुम लोग देखते, मैं भी देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी तुम लोगों को, तुम लोग कैसे बिजनेस करते हो करके। मैम वो तो गर्ल्स लोग करेंगे ना। वो तो सब 10 कह रहे लोग, 10 लोगों बॉयज भी को, कर हम लोग खरीद के खाएंगे मैम 10-10 रुपए में। मतलब तू तब वहां पे भी तू सेल नहीं करेगा, वहां पे भी तू खाएगा, तू कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, मैंने बोला प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मैंने कहा तुम लोग कुछ बना के लेके आओगे और वहां पे सेल करोगे, तो तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, जो तुम्हें प्रॉफिट में लेके आएगा वो देखेंगे हम लोग, वो मैं ऑब्जर्व करूंगी। ठीक है। ओके मैम ओके। हाँ, लेकिन टीचर्स लोग आएंगे और स्पेशली मैं आऊंगी तो मुझे फ्री में देना। ठीक है। लेकिन ओके अच्छा मैम। बनाना। अभी बोलोगे ओके मैम मैम। ये तो प्रोड्यूसर नहीं करेगा, ऐसा बोलो अभी, ये प्रोड्यूसर नहीं करता है करके। ठीक है, चलो। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। बाद में मतलब अपना टॉपिक रह जाएगा इधर या, और हम लोग खाने पीने की बात करते रहेंगे। चलो। अच्छा, सप्लाई मतलब क्या रहता है यहाँ पे, व्हेन द कमोडिटी प्राइस आर हायर एट दैट टाइम, प्रोड्यूसर के लिए वो थोड़ा अच्छा रहता है, एंड प्रोड्यूसर विल गोइंग टू सप्लाई मोर कमोडिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप। डिमांड के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि डिमांड लोग कब करते हैं, जब वो कमोडिटी का प्राइस कम रहता है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। ओके, लेकिन सप्लाई के लिए अलग रहता है। सप्लाई के लिए क्या रहता है कि सप्लाई करने वाला कौन है, सप्लाई करने वाला प्रोड्यूसर है। सो प्रोड्यूसर अगर देखेगा कि उसकी कमोडिटी के लिए लोग हायर प्राइसेस पे भी कमोडिटी खरीदते हैं, मार्केट में उसका हायर प्राइस पे भी वो सेल होता है, then obviously the producer will going to produce more commodity and he will going to supply more commodity in the market. So when we talk about the supply and the price, it will always going to have the direct relationship. जैसे कि डिमांड एंड प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, वैसे सप्लाई एंड प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगा। लेकिन डिमांड में कैसा रहता है, इनवर्स। डिमांड बढ़ेगा, सॉरी, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट, प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशन समझा या नहीं? समझा मैम। ओके, मैम। ये हो गया अपना सप्लाई का, सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशन। सी देयरफॉर द सप्लाई को टिपिकली स्लोप्स अपवर्ड, बिकॉज वो सप्लाई एंड प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन रहता है, देयरफॉर द सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड, द बिकॉज हायर प्राइसेस मेक, it is all because the higher prices make producers to supply more commodities. Okay, ये हो गया अपना। देन सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग एक सप्लाई का टेबल बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि प्राइस बढ़ रहा है, इसके वजह से सप्लाई बढ़ रहा है, या फिर प्राइस कम हो रहा है, इसकी वजह से सप्लाई कम हो रहा है। दैट वी विल गोइंग टू एक्सप्रेस, दैट वी विल गोइंग टू शो इन द सप्लाई शेड्यूल, दैट इज इन द टेबुलर फॉर्म। एंड सप्लाई का मतलब ऑब्वियसली वो कैसे शो होता है, लेकिन उससे पहले सप्लाई फंक्शन देखते हैं हम लोग। चलो, एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, if you assume that all factors other than price remain constant, we can derive a price supply relation in a functional form. Functional form मतलब जैसे मैंने तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, व्हाट इज फंक्शन एंड द इक्वेशन। तो यहाँ पे फंक्शनल फॉर्म में quantity supply of x commodity is having the functional relationship with the price of x commodity। मतलब क्या रहता है यहाँ पे, जो सप्लाई ऑफ क्वांटिटी है वो उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड रहेगा। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगा। नाउ दिस फंक्शन वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है, लीनियर फॉर्म में उन्होंने कहा है। ठीक है, तो जैसे देखो ये वाला इक्वेशन है, अभी ये लीनियर फॉर्म में क्या दिखाता है, क्यू एस एक्स, it shows that the quantity supply of x commodity, and then C stand for quantity supplied when price is zero। देखो, quantity supplied when price is zero, जीरो प्राइस पे C है। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई C है, तो यहाँ पे उन्होंने वो नेगेटिव में दिया है। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर वो कमोडिटी का प्राइस जीरो है, मतलब वो कमोडिटी, वो टाइम पे प्रोड्यूसर वो कमोडिटी ना ही बनाएगा ना सप्लाई करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज उसको प्राइस ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो सप्लाई कैसे, उसको सप्लाई करके तो कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। देन देयरफॉर दे हैव शोन इट इन द नेगेटिव साइड। ओके, प्लस
D is the correlation coefficient between the quantity supplied and price. उसके लिए उन्होंने यहाँ पे प्लस साइन दिया है, मतलब पॉजिटिव साइन दिया है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो क्वांटिटी सप्लाई रहेगा वो बढ़ता रहेगा जैसे प्राइस बढ़ेगा। ओके, देन ये हो गया इक्वेशन के बारे में। सॉरी, हाँ, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ इक्वेशन ओनली। अभी ये तुम लोगों का एक इक्वेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे ये आप लोगों को जब केस स्टडी आएगा तभी करना है, अभी मत करो इसको। अभी आप लोगों को बस क्या ध्यान में देना है, ये वाला फंक्शन, ये आप लोगों को समझना, ये वाला लिखना पड़ता है। ओके, नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, सी वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम, कि मार्केट कब कहा जाता है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अरे नहीं, मैंने सप्लाई का ये पॉइंट लिया ही नहीं, रुको। हाँ, सी दिस इज सप्लाई शेड्यूल, प्राइस पर यूनिट 0 1 2 3 4 5 6। जब प्राइस 0 है तभी क्वांटिटी सप्लाइड इज -40। उन्होंने वो इक्वेशन के फॉर्म में बनाया, लेकिन आप लोग वो इक्वेशन को छोड़ा, ऐसे नंबर को देख के समझो। देन जब प्राइस 1 था उस टाइम पे क्वांटिटी सप्लाई इज 10 यूनिट। व्हेन प्राइस हैज बिकम 2 द क्वांटिटी सप्लाई हैज बिकम 20, and when price has become 6 the quantity supply has become 140. Okay, now you tell me student, as per this supply schedule क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं स्टूडेंट, बताओ। यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ रहा है, 1 प्राइस, सेकेंड 2 प्राइस, 3 प्राइस, 4 प्राइस, 5 प्राइस एंड 6 प्राइस। तो उसके वजह से क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज हो रहा है? क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मैम। तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव रिलेशन। अभी इसी टेबल को मैं ये डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, हाँ, सी यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाया उन्होंने टू शो द सप्लाई कर्व। ऑन द y axis we are measuring price of a commodity and on the x axis we are measuring quantity supply। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डिमांड नहीं है स्टूडेंट, क्वांटिटी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एंड एस एस इज योर सप्लाई कर्व। अभी हम लोगों को क्या करना है, वॉट एवर पॉइंट हैज बीन गिवन इनटू द शेड्यूल, उस पॉइंट को हम लोगों को यहाँ पे प्लॉट करना है। देन प्राइस है 1 2 3 4 5 6 and then the quantity supplied 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ओके, यहाँ पे जीरो प्राइस है, जीरो प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड हैज बिकम -40। सो इफ इट इज -40 तो वो ये साइड में आता है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे फिर, यहाँ पे जैसे कि व्हेन प्राइस वाज 1 एट दैट टाइम द क्वांटिटी सप्लाइड वाज 10, जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया है। व्हेन प्राइस वाज 1 द क्वांटिटी सप्लाइड वाज 10। थोड़ा सा बराबर नहीं आ रहा। देखो, व्हेन प्राइस सॉरी when price was 1 at that time quantity supply was 10। थोड़ा -10 है मैम। नहीं बेटा, नहीं बेटा, -10 नहीं है, इसे 10 जीरो पे माइनस पे जाता है वो। जीरो पे माइनस पे जाएगा, ऐसे नहीं माइनस पे जाता है, बिकॉज सप्लाई है ना वो, ठीक है। उसके बाद में है जैसे प्राइस बढ़ेगा, व्हेन प्राइस हैज बिकम 2 देन इट विल बिकम, then the quantity supply will going to increase from 10 to 20। when price will become 3 the quantity supply will become how much? बोलो 30। 50। तुम लोग बहुत मार खाने, सब किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा, 3 पे यहाँ पे 50 दिया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने देखो 4 नहीं 3.5 पे उन्होंने 50 नहीं 50 नहीं 40.5 दिखा है। अच्छा, मतलब उन्होंने 40.5। यस मैम। उन्होंने टेबल के यस मैम। अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है, उन्होंने टेबल के अकॉर्डिंग वो कर्व नहीं बनाया। लेकिन अगर हम लोग टेबल के अकॉर्डिंग भी बनाते हैं, बट स्टिल वी विल गोइंग टू गेट द सप्लाई कर्व लाइक दिस ओनली, कि जो ऊपर स्लोप हो रहा है करके। और मैम 50 में भी बराबर पे नहीं है, वो भी हाफ पे 45। हाँ, वो भी हाफ पे दिया हुआ है, वही तो उन्होंने उसके हिसाब से नहीं निकाला, मतलब जो शेड्यूल है ना
उसके हिसाब से वो डायग्राम नहीं निकाला हुआ है, लेकिन आप लोग निकाल पाओगे ना या नहीं? Will you do that as per Yes, the schedule? ma'am. Yes, कर ma'am. पाओगे ना? हाँ, तो अगर तुम लोग वैसे भी निकालोगे, still you will going to get the same kind of a supply curve which is sloping upward. Why it is sloping upward? Because it indicates as the price of commodity increases, the supply of commodities also increases here. Okay. Now next हम लोग देखेंगे individual and the market supply curve. अच्छा, सबको पता है कि इंडिविजुअल एंड मार्केट में क्या डिफरेंस? चलो तुम लोग मुझे बताओ, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व मतलब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? बताओ स्टूडेंट, क्या लगता है आप लोगों को? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मतलब हम लोग यहाँ पे किसी एक फर्म के बारे में बात करेंगे या फिर बहुत सारे फर्म के बारे में बात करेंगे? एक Single एक firm. Yes, किसी एक फर्म के बारे में बात करेंगे, so that is called, और उस फर्म के सप्लाई के बारे में बात करेंगे, so it is called as your individual supply कर्व. ओके, अगर मैं बहुत सारे फर्म को लेके एक साथ बात करूंगी, so that is called as your market supply कर्व. ओके, now let's talk about changes in supply. changes in supply क्यों होता है? मतलब देखो यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के लिए कोई डायग्राम उन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पे कोई डायग्राम दिखाया नहीं है, बट हियर वी कैन एक्सप्रेस. जैसे कि अगर मैंने कहा कि जब व्हेन प्राइस वाज 5 एट दैट टाइम, सपोज अज्यूम करेंगे हम लोग, मैं तुम लोगों को ये बता रही मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जो सेम सप्लाई कर्व है उसके ऊपर ही कैसे चेंजेस होते हैं, और ये कब चेंजेस होते हैं? जब वहां पे प्राइस में चेंज होता है तभी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है. जैसे कि अगर प्राइस 5 था, उस टाइम पे क्वांटिटी सप्लाइड वाज सपोज 70. ठीक है, सपोज, हाँ देखो जब प्राइस 5 था तभी क्वांटिटी सप्लाई था 70, लेकिन जब प्राइस कम हो गया, जैसे कि प्राइस आ गया 3, ओके, प्राइस हैज बिकम 3, एट दैट टाइम योर क्वांटिटी सप्लाइड विल बी, अच्छा थोड़ा नीचे बीच में आ रहा है वो, इट वुड बी 35. ओके, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस कम हो गया और ये जो सप्लाई कर्व है, दिस इज वाज द सप्लाई कर्व. तो पहले ये वाला पॉइंट था और सेकंड ये वाला पॉइंट है. ठीक है, तो आप ये वाला ए पॉइंट से, पर लिखने के लिए नहीं होगा रे मुझे यहाँ पे, नहीं हो रहा है. ठीक है, नहीं हो रहा है वो वहां पे लिखने के लिए. देखो यहाँ पे अगर मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज व्हाट, ओके, ये एक सपोज इसको मैं नाम देती हूँ ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. तो पहले तुम्हारा ए पॉइंट था, लेकिन उसी कर्व पे जैसे प्राइस कम हो गया तो ये बी पॉइंट पे आ गया, so दैट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. अगर प्राइस बढ़ जाएगा, सपोज 5.5 हो गया, तो अगेन तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगा, देन यू विल गोइंग टू गेट द न्यू पॉइंट है. So this movement along the supply curve will going to happen when there will be changes in the price and other factors will going to remain constant. लेकिन शिफ्ट की जब हम लोग बात करते हैं, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, तो यहाँ पे क्या रहता है कि प्राइस नहीं चेंज होता है, प्राइस वैसे की वैसे ही रहता है, जो अदर डिटर्मिनेंट्स है वो वहां पे चेंज होते हैं, जैसे कि नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट. तो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में क्या रहेगा, तुम लोग मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर सप्लाई इंक्रीज होना है, सप्लाई ज्यादा बढ़ेगा, इसका क्या मेन रीजन रहेगा अदर देन प्राइस? यस, क्या लगता है आप लोगों को? प्राइस में मैंने चेंजेस नहीं किया, प्राइस तो एज इट इज है, लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ गया, ऐसे कैसे होगा, क्या सिचुएशन पे होगा, बोलो कब ऐसा होगा, क्या लगता है आप लोगों को? मैम जब कंज्यूमर प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को, कमोडिटी को, तभी सप्लाई बढ़ेगा. जब प्रोडक्ट अच्छा रहेगा मैम तब. जब क्या जब प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो प्राइस भी सामने वाला देगा. ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बात करें, शिफ्ट इन द सप्लाई को. मैंने आपको कहा कि ये एक मतलब एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. एक प्रोड्यूसर ने प्राइस में कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी एक टाइम पे
उसने सप्लाई बढ़ा दिया, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको अपना सप्लाई कम करना पड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस विल गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर यहाँ पे लेते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, मैंने आपको क्या बोला है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो प्राइस भी बढ़ा देता है। एम आई राइट? बराबर है? यस और नो? हाँ, लेकिन अभी जैसे हम लोग लेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल, इनिशियली एसएस इज द सप्लाई। सपोज एसएस इज सप्लाई कब है, तुम्हारा इनिशियल सिचुएशन है, और उस टाइम पे प्राइस इज P1 एंड क्वांटिटी सप्लाई इज Q। ओके, अचानक से क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल तुम लोगों को लग रहे थे, वो रॉ मटेरियल के प्राइजेस कम हो गए। ठीक है, तो तुम्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए थे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे, वो अभी आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। वो सस्ते में मिल रहा है करके आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पे बढ़ा क्या या कम, बढ़ा या कम हुआ? बढ़ेगा। अगर रॉ मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो यूज होता है, वो सामान अगर तुम्हें सस्ते में मिलेगा, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा? मैम बढ़ेगा। बढ़ेगा मैम। तुम लोग कैसे हो? अरे, जस्ट चलो, जस्ट इमेजिन, वड़ा पाव की बात करूंगी मैं, तुम लोग को वही समझता है। अगर वड़ा पाव में बना रही हूँ और पहले मैं 10 रुपया किलो पोटैटो खरीदती थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बनाने के लिए, लेकिन अभी 10 रुपये किलो पोटैटो, मुझे क्वांटिटी तो वही चाहिए, 10 रुपये किलो पोटैटो ही चाहिए मुझे। आई मीन 10 रुपये किलो पोटैटो रहेगा तो मुझे 10 किलो पोटैटो खरीदने पड़ते थे, तो मेरा 100 रुपीज जाता था पोटैटो के पीछे, पोटैटो खरीदने के लिए। ठीक है, पोटैटो का प्राइस कम हो गया मेरे लिए, वो रॉ मटेरियल है, पोटैटो इज काइंड ऑफ रॉ मटेरियल टू मी। ओके, तो पोटैटो का प्राइस कम हो गया, 10 से वो 5 रुपया हो गया, और मुझे अभी भी मतलब 5 रुपया हो गया है। तो अभी मुझे 10 किलो पोटैटो खरीदने के लिए कितना खर्चा होगा, बताओ मुझे? 50 50। 50 रुपीज। पहले मुझे कितना खर्चा होता था? 100 100 rupees. 100 का खर्चा होता था। अभी मुझे उतना ही क्वांटिटी खरीदने के लिए कितना हो रहा है? 50 का खर्चा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि अरे 50 ही है ना, मतलब मेरा खर्चा तो कम हो रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ ना, थोड़ा जो पहले मैं 100 रुपया का खरीदती थी, अभी भी मैं 100 रुपये का ही खरीद के 20 किलो पोटैटो लेके आती हूँ, और थोड़ा ज्यादा वड़ा पाव सेल करूंगी, तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। एम आई राइट? ऐसा करोगे आप लोग? यस और नो? यस। Yes, हाँ। ma'am. हाँ, तो अभी मुझे बोलो कि जब रॉ मटेरियल का प्राइस कम होता है, तो आप लोग क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा करोगे या कम करोगे? ज्यादा ज्यादा। करेंगे. वेरी गुड, तभी आप लोग ज्यादा करोगे। ठीक है, अभी दूसरा एक सिचुएशन है कि उन्होंने कहा है कि प्राइस तो सेम है, मतलब आपका आपका आप जिस प्राइस पे कमोडिटी को सेल कर रहे हो, वो प्राइस सेम, वही प्राइस पे आप कमोडिटी को अभी भी सेल कर रहे हो, लेकिन आपका क्वांटिटी सप्लाई कम हो चुका है। तो ये क्यों कम हुआ? इट इज अगेन बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे? कि जैसे पहले मुझे एक उल्टा, वही सेम एग्जांपल हम लोग थोड़ा उल्टा लेते हैं। ठीक है, पहले मैं 5 रुपए किलो पोटैटो खरीदती थी, और वहां पे मैं 100 रुपीज का पोटैटो लेके 20 kg पोटैटो लेके आती थी। ठीक है, लेकिन अभी पोटैटो का प्राइस बढ़ चुका है, इट हैज बिकम 10 रुपीज kg। तो अभी मैं एकदम से इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती, उतना पैसा तो मेरे पास है नहीं। चलो, मैं जितना पहले खर्च करती थी अभी उतना ही करूंगी, मैं 100 रुपए का ही पोटैटो लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे 100 रुपए में अभी 10 किलो ही पोटैटो मिलेगा, तो मुझे वड़ा पाव भी कम करना पड़ेगा, कम वड़ा पाव बनेंगे। तो फिर वहां पे क्या हो गया, मेरा सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया? कम हो कम हो गया. गया। कम हो कम हो गया. गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि कैसे सेम Yes, प्राइस ma'am. में भी सप्लाई कम और ज्यादा हो सकता है? ओके, सो व्हेन बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, अदर देन द प्राइस, बाकी कोई चीजों की वजह से अगर तुम्हारा सप्लाई अफेक्ट होता है, तो वहां पे सप्लाई का विल गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड और टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, देन द मार्केट इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये मुझे एरेज करना पड़ेगा, रुको।
अभी ये कैसे, दिस इज टोटली अ केस स्टडी, मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए जो उन्होंने दिया है, इट इज टोटली अ केस स्टडी। तो केस स्टडी तुम लोगों को एग्जाम में तो आने नहीं वाला है, तो मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ और इसका डायग्राम समझाती हूँ। और तुम लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 7 में भी, कि कौन सा ऐसा सिचुएशन रहता है जिसको कहा जाता है दैट द मार्केट इज इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन। मार्केट इज इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन मतलब कैसे कि जो कंज्यूमर है वो भी हैप्पी है और जो प्रोड्यूसर है वो भी हैप्पी है, ये सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, so when I'm saying about the consumer and the producer, it means obviously I'm talking about the demand and supply. ठीक है, so in the market if demand is equal to supply, that situation is called as your market equilibrium situation. Okay student, समझा आपको, ये चीज ध्यान में रखो। इक्विलिब्रियम कब कहा जाता है, जब किसी भी इकोनॉमी में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, that situation is called as a market equilibrium situation. Is this clear? Yes or Yes, no? ma'am. हाँ, देखो अभी यही उन्होंने डायग्राम के फॉर्म में दिया है। दिस इज योर, स्पॉटलाइट लेने दो, दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। ओके, ये जो डिमांड कर्व है एंड सप्लाई कर्व है, ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, बताओ कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? एक ई दूसरे, पे। हाँ ई पर। ओके, so they are intersecting at point E, and where they are intersecting, so this point is indicating E is the point where demand is equal to supply. डिमांड जितना है उतना ही सप्लाई है, जैसे कि डिमांड था OQ तो सप्लाई भी है OQ, so demand is equal to supply and this point is called as your market equilibrium point. बाकी वाली चीजों को मैंने क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं कहा, बिकॉज अगर मैं एम की बात करूंगी तो यहाँ पे जो मेरा सप्लाई कर्व है, सप्लाई है, इट विल बी एट P2 प्राइस, एट P2 प्राइस द सप्लाई इज OQ4 एंड एट P2 प्राइस द डिमांड इज OQ3। तो दोनों में डिफरेंस है, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, बिकॉज प्राइस कम है करके वहां पे सप्लाई भी कम है। ओके, so this is what here the equilibrium situation is not. And then again I will say the next one here, मैं OP1 प्राइस के बारे में बात करूंगी। when the price is OP1 which is the highest price, so at that time the demand for, ये तुम्हारा डिमांड कब है, तो ये डिमांड पे यहाँ पे टच हो रहा है। so demand for at OP1 price the demand for the commodity is OQ1 and at OP1 price this is supply curve, the supply of the commodity is OQ3। again you can see कि सप्लाई ज्यादा है यहाँ पे और डिमांड कम है, तो इसके लिए उसको मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहा जाएगा। मार्केट इक्विलिब्रियम किसको कहा जाता है, द पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इट इज कॉल्ड एज मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट, ऑल दिस पॉइंट? यस, समझा या नहीं समझा? यस मैम। समझा मैम। Okay, changes in market equilibrium, here they're talking about the changes in demand, कि डिमांड में चेंज होता है तो क्या, फिर सप्लाई में चेंज होता है तो क्या, कैसे चेंज होता है। तो ये जो डायग्राम है ना स्टूडेंट, दिस इज व्हाट ओनली इंडिकेटिंग है। ठीक है, ये डायग्राम में भी प्राइस के जैसे कि प्राइस बढ़ा तो वहां पे सप्लाई ज्यादा हो गया, प्राइस कम है तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है। so this is what the changes in the market equilibrium situation as per the price of a commodity। ये तुम लोगों को एग्जाम में नहीं आएगा, जब तुम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि चेंजेस इन सप्लाई क्यों होता है, तो तभी आपको बताना है कि चेंजेस इन सप्लाई विल गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ अदर देन, बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस डिटरमिनेंट फैक्टर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी हैव डन विद द सेकंड मॉड्यूल, देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द थर्ड मॉड्यूल। तब तक आप लोगों को क्या करना है, अगर सपोज मैंने आज आप लोगों को चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के नोट्स सेंड किए गूगल क्लासरूम में, तो आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स रीड करके रखने हैं। दिस इज व्हाट योर असाइनमेंट, विल यू डू दैट? यस मैम। ओके, shall I end the lecture now? अच्छा, मुझे स्क्रीनशॉट कौन भेज ओके रहा है? मैम। Who will send me the screenshot? कैन आई? हाँ, okay, please send me the screenshot of Okay, the ma'am. sentence
Once you're done, then just tell me so that I can end the meeting. Shall I end the meeting now? Yes, ma'am. I'm done. Okay, chalo. Bye, student. Bye, ma'am.